हेलो एवरीवन, दिस इज मानस दे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं अबाउट लाइफ ऑफ एन आईएएस ऑफिसर इन बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विसेज। दोस्तों, मेरे प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने लाइफ ऑफ एन आईएएस ऑफिसर इन सीपीडब्ल्यूडी के बारे में बताया है, उसको बहुत सारा प्यार मिला। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट पर्क्स, अलाउंसेस, पोस्टिंग्स अबाउट BRO। सिंस ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि लिस्ट सॉट आफ्टर है फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। We are going to clear a lot of doubts and concerns about this department. So do watch this video till the end and I hope आपको ये वीडियो पसंद आएगा। Hello everyone, today we have with us शिवम, जो कि IAS 2019 बैच से हैं and currently working in BRO, and we will be discussing about life of an IAS officer in border road engineering services. So शिवम, welcome to the channel. शिवम, अपने बारे में बताइए। आप आईएएस में कब ज्वाइन किए एंड उससे पहले आप कभी जॉब कर रहे थे? आपके आईएएस में रैंक क्या थी? सो टेल अस एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। हाय मानस भाई, कैसे हो? बढ़िया। ओके, मैंने 2018 ईएस एग्ज़ाम दिया था, जो कि इसका रिज़ल्ट नवंबर 2018 में आ गया था और उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 114 थी। ओके। देन उसके बाद कुछ टाइम के बाद मेडिकल हुआ, फिर डिपार्टमेंट एलोकेशन हुआ। मई तक मुझे पता चल गया था कि मुझे कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। अच्छा। और मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से मुझे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन मिला था 114 रैंक पे। और मैं आपको बता दूं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो मैं अब ये सारी स्टोरी मैकेनिकल इंजीनियर एग्ज़ाम की बता रहा हूँ, ईएस की। तो जब डिपार्टमेंट एलोकेशन मैकेनिकल का इसमें हुआ मई में, तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन मिला था। अच्छा। देन इसकी ज्वाइनिंग अगस्त में थी, 21 अगस्त को ज्वाइनिंग थी। जिसके लिए हमें पुणे जाना पड़ता है। अच्छा। और पुणे में 21 डेज़ की ट्रेनिंग होती है। सो पुणे में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसका नाम बताइए, वो कहाँ पे है एंड कितने दिन का ट्रेनिंग होता है, पूरा डिटेल में थोड़ा बताइए। हाँ भाई, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट में जब हम आते हैं तो एक फोर्स होती है, मतलब डिफेंस फोर्स है, जिसको बोलते हैं जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स। तो हम लोग बेसिकली इंजीनियरिंग फोर्स हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया सिर्फ एक ही फोर्स है। आर्मी में अलग अलग इंजीनियरिंग कॉर्प्स है, बट वैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एक ही फोर्स है, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स। तो इसी के नाम से ग्रेफ सेंटर एंड रिकॉर्ड्स करके वहाँ पे सेंटर है, जहाँ पे ऑल रैंक्स की ट्रेनिंग होती है, चाहे ऑफिसर हो, चाहे जेसीओ हो, एनसीओ हो, सबकी ट्रेनिंग वहीं पे होती है, पुणे में। अच्छा। डिपेंड करता है कि कौन सी रैंक की ट्रेनिंग है, उसी के हिसाब से उसके नंबर ऑफ डेज चेंज होते हैं। जैसे ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए 21 डेज होते हैं, और जेसीओ और अदर रैंक की ट्रेनिंग के लिए 57 या 59 डेज में ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। तो हमारी इंडक्शन ट्रेनिंग जो थी वो 21 डेज में कंप्लीट हो गई थी, जिसके बाद वो फर्स्ट पोस्टिंग कर देते हैं, जिससे आपको फील्ड का भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाए। ओके। तो बेसिकली जैसे ही 21 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, थोड़ा बहुत उन्होंने डिपार्टमेंट के बारे में बताया, तुरंत पोस्ट किया। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट साइड हुई थी। ओके। वहाँ पे पोस्टिंग जाने के बाद बिल्कुल अलग माहौल था, क्योंकि बॉर्डर्स पे जाना होता है, रिमोट लोकेशंस होती हैं, आप कभी गए नहीं है, प्रिपरेशन दिल्ली से करी है, रहने वाला लखनऊ का हूँ, तो काफ़ी चेंजेस हो गए अचानक से। बट इस डिपार्टमेंट ने मुझे अचानक से ये भी सिखाया कि कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को। बड़ा अच्छा लगा मुझे वहाँ पे, धीरे धीरे माहौल में डलता गया और चीज़ें समझ में आने लगी। और फिर बीआरओ में जब इन्वॉल्व होने लगा काम में, तो और भी अच्छा लगने लगा, चीज़ें सीखने लगा। तो स्टार्टिंग में पोस्टिंग में काफ़ी कुछ मैंने सीखा। तो देन उसके बाद 1 साल के बाद ये जो फील्ड पोस्टिंग होती है, ये कितने दिन के लिए होती है? ये भाई करीब 2 साल की होती है, डिपेंड करता है स्टेशन कैसा है। अगर हार्ड एरिया है तो 2 to 3 years ऐसे होती है, हाई एल्टीट्यूड एरिया है तो 2 years के बाद जस्ट पोस्टिंग आ जाती है। डिपेंड करता है कैसा एरिया है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया में 2 years से ज़्यादा रख नहीं सकते हैं, मेडिकली काफ़ी आपको प्रॉब्लम होती है। इस वजह से इन्होंने रेगुलेशंस बना रखे हैं कि कहाँ पर कितने दिन की पोस्टिंग होगी। शिवम भाई, आफ्टर 21 डेज जो आपकी फील्ड में ट्रेनिंग होती है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। ओके, 21 डेज के बाद हमारी एक्चुअली तो पोस्टिंग होती है, वो ट्रेनिंग नहीं पोस्टिंग होती है, बट आप ट्रेनिंग बोल सकते हो, क्योंकि हम इंडक्शन टाइप जाते हैं फर्स्ट पोस्टिंग में, हमें पूरा आइडिया नहीं होता है डिपार्टमेंट के बारे में। बट वो बेसिकली पोस्टिंग होती है, चाहे 2 साल की हो, 3 साल की हो, डिपेंड करता है लोकेशन पे। तो उसी दौरान जो है वहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग बोल सकते हैं, वहाँ जाके सीखते हैं फर्स्ट पोस्टिंग में। और उसी दौरान जो वो फर्स्ट पोस्टिंग होती है, उसी के टाइम पे हमारी 1 साल की ट्रेनिंग होती है वापस से ग्रेफ सेंटर में। तो करीब आपको 1 साल 1.5 साल होता है, फिर
ट्रेनिंग के लिए आपका नाम आ जाता है, आप वापस से ग्रेफ सेंटर पुणे आते हैं और वहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग करते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस करना चाहूँगा कि मैकेनिकल की ट्रेनिंग जो होती है वो 4 to 5 मंथ्स की ही होती है, ओके बट सिविल की ट्रेनिंग होती है वो डिपेंड करता है कि मतलब सिविल के हैं तो कौन कौन सा उसमें इंक्लूड कर रखा है कैप्सूल्स। जैसे कि सिविल में आपको ग्रेफ सेंटर में होगी 4 से 5 महीने, देन उसके बाद रोहतांग टनल कोर्स होता है, आपका IAHE में होता है, इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, और ISM धनबाद में भी होता है। तो अलग अलग ट्रेनिंग होती है उनकी। मैकेनिकल की सिर्फ 3 to 4 मंथ्स होती है। ओके ओके। तो भाई जी। अभी जैसे BRO में कौन कौन से ब्रांच के लोग आ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एंड कितने नंबर ऑफ पोस्ट ऑन एन एवरेज यूपीएससी में होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ओके भाई, BRO में बेसिकली 3 कैडर हैं, जिसमें कि एक सिविल कैडर है, एक E&M कैडर है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैडर, और एक है आपका एडम कैडर। तो ES एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम से 2 ही कैडर के लोग आते हैं, एक तो मैकेनिकल के लोग आते हैं और दूसरे सिविल के लोग आते हैं। अच्छा ऑन एन एवरेज मैकेनिकल में करीब 6 से 7 लोग आते हैं हर साल ऑफिसर, और अगर 1-2 छोड़ देते हैं तो वैकेंसी ऊपर नीचे होती रहती है। बट सिविल में थोड़ा सा ये डेटा काफ़ी चेंज है। सिविल में करीब 21 to 22 ऑफिसर्स भी आ जाते हैं कभी कभी, और 10 to 12 भी रहते हैं, डिपेंड्स करता है कि कौन से बैच में आप आए हैं और उस साल कितनी वैकेंसी थी। ओके ओके जी भाई। ठीक है। सो शिवम भाई, अब हम बात करेंगे कि आपको ट्रेनिंग के टाइम पे पर्क्स कैसे मिलते हैं। आई मीन आपको घर वर मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे आपने बताया 21 डेज के बाद आपको फील्ड पोस्टिंग मिल जाती है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। जैसे कि मुझे इतना पता है कि दिस इज द ओनली कैडर जहाँ पे यूनिफॉर्म्स मिलते हैं। सो हाँ भाई। तो हमें थोड़ा डिटेल में बताइए कि आपको क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ शुरुआत में क्या क्या पर्क्स मिलेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। पहले तो मैं आपको बता दूं, जब मैं वहाँ ग्रेफ सेंटर पे गया तो मैंने काफ़ी बियर्ड वेड रखी थी और काफ़ी थोड़ा लड़कों टाइप में वैसे गया था। बट फर्स्ट डे वही था कि मेरे बाल छोटे कटवाए गए और बियर्ड हटवाई गई। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डिसिप्लिन काफ़ी मेंटेन करना पड़ता है यूनिफॉर्म फोर्सेस में। वो बेसिक उनका फंडामेंटल रूल होता है, प्रिंसिपल होता है। ओके तो जब मैं वहाँ पे गया तो ये किया, फिर उसके बाद ड्रिलिंग कराते हैं वो मॉर्निंग में। जो आपकी परेड होती है, आपने देखी होगी ड्रिल परेड 1 to 1, वो कराते हैं वहाँ पे। तो उसके लिए भी रेडी होना होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना होता है। और ड्रिल से पहले PT भी करते हैं, उसके लिए रनिंग करना होता है 1 to 2 किलोमीटर। देन आपको एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। ये फाउंडेशन नहीं होता है क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं होता है कि आपको एक्सरसाइज करनी ही है या फिर फिजिकल ट्रेनिंग करनी है। बट फिर भी क्योंकि आप फोर्सेज में जा रहे हैं तो बेसिक आपको थोड़ा बहुत कराते हैं वो। तो मॉर्निंग में 5 o'clock पे आपको एक्सरसाइज PT करनी होती है। देन उसके बाद वापस जाना होता है यूनिफॉर्म पहन के, तुरंत आके ड्रिल करनी होती है परेड। देन वापस जाना होता है आके कोर्स के लिए, फिर वापस से क्लास जाना होता है। तो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है आपका ट्रेनिंग टाइम पे। उसके बाद अगर पर्क्स की बात करूँ तो जो बेसिक रहता है, आपको रहने के लिए गेस्ट रूम मिलता है, वहाँ पे गेस्ट रूम्स बने हुए हैं, तो सबको इंडिविजुअल गेस्ट रूम मिलते हैं ऑफिसर्स को। देन एक इंडिविजुअल अपॉइंट होता है जो कि उसका केयर टेकर टाइप रहता है, जो उसके जो भी काम होते हैं, जिससे क्योंकि वो ऑलरेडी बिजी है अपने ड्रिलिंग में और इसमें ड्रिल PT में और क्लासेस में, तो उसको टाइम नहीं मिलता अपनी यूनिफॉर्म को प्रिपेयर करने में या फिर बाकी कामों में। तो उसके लिए एक इंडिविजुअल अपॉइंट करता है और वही उसको खाना लाने से लेकर यूनिफॉर्म रेडी करना, शू पॉलिश करना, सब कुछ वो करता है। वाह। तो ये जो बेसिक पर्क्स हैं ये सारे मिल जाते हैं। देन आपको अगर कहीं जाना है एयरपोर्ट, तो वहाँ व्हीकल रिसीव करने आती है और आपको छोड़ने आती है। तो ये सब बेसिक पर्क्स मिल जाते हैं आपको। तो भाइयों, अगर आपने मिलिट्री नहीं ज्वाइन करी और आपको मिलिट्री ज्वाइन करना था कहीं, तो BRO की तरफ आ जाइए एंड यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। सो वेरी नाइस टू नो अबाउट दीज थिंग्स शिवम भाई। एंड ये तो हो गई डेफिनेटली भाई, एक चीज़ मैं और ऐड करूंगा इसमें कि आप मतलब सिविल कल्चर से बिल्कुल फोर्सेस वाले कल्चर में जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें अलग मिलती हैं। जैसे ऑफिसर्स मेस, BRO या फिर डिफेंस का ऑफिसर्स मेस बहुत अलग होता है, इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक फील होता है कि आप रियली ऑफिसर कैडर में आए हैं, ठीक है, क्योंकि एक बेसिक जो आपके मेस एटिकेट्स होते हैं, कैसे फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है, हर एक ऑफिसर का एक जो बात करने का, वहाँ कैसे बात करनी है, क्या कैसे खाना है, जो कल्चर्स होते हैं बहुत परफेक्टली फॉलो करते हैं। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ एक्चुअली मतलब जब हम अपने पेरेंट्स को या किसी को गार्जियन को ले जाते हैं मेस में, तो उनको देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ ऑफिसर मेस में आए हैं।
और कैसे कल्चर फॉलो होता है। हमारा कमांडर आता है तो हम कैसे उसको रिसीव करते हैं, कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, साथ में कैसे बैठ के बातचीत करते हैं। सब चीज़ों के लिए अलग अलग चिल्ड्रन रूम, हर चीज़ें अलग अलग बना रखी है उन्होंने। तो मेस का कल्चर काफ़ी अच्छा है बीआरओ या फिर कह लें आप डिफेंस सर्विसेज में। वाह, जी भाई। एक्चुअली हमारे यहाँ भी काफी हद तक फॉलो होता है, ड्रेस कोड्स फॉलो होते हैं, बट इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता, तो मोर और लेस सिविलियन ही होता है। तो भाई लोग हमारे यहाँ तो अगर आप स्लीपर में निकल आए गेस्ट रूम से तो तुरंत वापस कर देते हैं कि स्लीपर में आप बाहर नहीं आ सकते। हाँ, आपको वाह, शूज़ पहनना है, और कब क्या शूज़ पहनने हैं, कैसे पहनने हैं, फॉर्मल्स पहनना है या फिर कैजुअल्स पहनना है, वो सब पहले से डिसाइड होता है पार्टी में। क्लोज कॉलर पहनना है, टाई पहननी है, तो आपको यूनिफॉर्म दिखेगा। हर कोई सेम कलर की टाई भी पहना होगा, तो बीआरओ की डिपार्टमेंटल टाई पहनी होगी उसने। तो बहुत कुछ फॉलो करते हैं हम लोग, और हर पार्टी के अलग अलग ड्रेसेस होती हैं। लंच टाइम के लिए अलग ड्रेस होती है, डिनर के लिए अलग ड्रेस होती है। तो मतलब बहुत अच्छा कल्चर है इस डिपार्टमेंट का। तो पार्टीज के बारे में जैसे आपने बात किया, तो किस तरह के पार्टीज होते हैं और कितने फ्रीक्वेंट पार्टीज होते हैं ट्रेनिंग डेज में? भाई पहले तो हम लोग की इंडक्शन ट्रेनिंग में जब हम जाते हैं तो वही हमें पार्टी मिलती है, जो हम यंग ऑफिसर्स जाते हैं। तो एक फर्स्ट पार्टी होती है हमारी, हमारा जो है इंटरेक्शन होता है सारे ऑफिसर से। उसके अलावा बेसिकली बहुत सारी पार्टीज होती रहती हैं। कोई पोस्टिंग आया उस टाइम पे पोस्टिंग इन पार्टी होती है, डाइनिंग इन पार्टी बोलते हैं ऑफिसर मेस में। और कोई पोस्टिंग जा रहा है तो डाइनिंग आउट पार्टी होती है। वाह, तो आप सोच सकते हैं अगर 10 12 15 ऑफिसर हैं तो कोई ना कोई आता जाता रहता है। देन उसके बाद कभी किसी का प्रमोशन हो गया, किसी का बर्थडे है, किसी का कुछ भी है। तो एक्चुअली ये एक फैमिली की तरह रहते हैं हम लोग यहाँ पे। कुछ भी होता है तो छोटी सी चीज़ है, बर्थडे हुआ तो हम अपने फैमिली को जैसे पार्टी देते हैं, वैसे यहाँ पर सारे ऑफिसर्स को बुला के बैठ के बातचीत करना, पार्टी देना। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि उस पार्टी में हम लोग ऑफिशियल कुछ भी डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ इंजॉय करते हैं। ये बेसिक रूल होता है ऑफिसर मेस का। तो काफ़ी अच्छी पार्टीज होती हैं ऑफिसर मेस में। नाइस नाइस नाइस। तो ये जो जी भाई। ये जितने सारी चीजें आपने बताई, ये आपने ट्रेनिंग एकेडमी के बारे में बताया या फिर जो आपकी फील्ड में पोस्टिंग होती है वहां पे भी ऐसा ही कल्चर होता है? भाई ये कल्चर सेम पूरी जगह पे है। आप कहीं भी बीआरओ में है, बीआरओ यूनिट में है, ऑफिसर में से है, तो वहाँ पे सेम कल्चर फॉलो होता है। सारी पार्टीज, सब कुछ, ड्रेस कोड सब एग्जैक्टली सेम फॉलो होता है। फील्ड में थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, जैसे आप फील्ड में हो तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं कि बहुत सही। जैसे बियर्ड है, आप डेली बियर्ड नहीं शेव नहीं कर सकते हैं फील्ड में, कभी कुछ वॉर टाइम या कुछ वैसा सिचुएशन है उस टाइम पे, तो काफ़ी रिलैक्सेशन होता है। अदरवाइज आपको पीस में तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है, बट पार्टीज हर जगह सेम होती है, मोस्टली सेम होती हैं। ओके, एंड जैसे आपके फील्ड में पोस्टिंग हो जाती है तो यहाँ पे घर वर कैसा मिलता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसा कि भाई आप जानते हैं कि हम लोग यूपीएससी के ईएस इंजीनियरिंग सर्विसेज से आते हैं, तो हमें बेसिकली 2 BHK तो ऑथराइज होता है मेनली। तो मोर और लेस मिल भी जाता है हमें, क्योंकि हमारे यूनिट में ही सारे ऑफिसर्स एकोमोडेशन होते हैं। तो आप जैसे फर्स्ट टाइम जाएंगे तो डिपेंड करता है, अगर एकोमोडेशन कुछ लिमिटेड है तो फिर क्या है कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको जो पहले आए हुए हैं उनको मिला हुआ है, तो हम सिंगल ऑफिसर एकोमोडेशन में रह लेते हैं। बट अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड एकोमोडेशन मिल जाता है मोर और लेस। डिपेंड करता है, अगर कोई पोस्टिंग गया तो आपको अलॉट हो जाएगा वो, जैसे बाकी जगह गवर्नमेंट उसमें होता है, डिपार्टमेंट में होता है, सेम ऐसा है कि आप जैसे पोस्टिंग आते हैं, कोई जा रहा है पोस्ट आउट, तो आपको उसकी जगह पे मिल जाएगा एकोमोडेशन। ओके, तो 2 to 3 रूम्स होते हैं, डाइनिंग हॉल होता है, ड्राइंग रूम होता है, सब कुछ इंक्लूड होता है। 2 वॉशरूम्स, किचन, सब कुछ रहता है, गार्डन एरिया होता है। तो रूम्स काफ़ी अच्छे रहते हैं बीआरओ में। नाइस नाइस नाइस। ओके, तो ये तो हो गई पर्क्स एंड अलाउंसेस की बात। नाउ अगर हम सैलरीज की बात करें तो आई थिंक सभी लोगों को सैलरीज तो सेम ही मिलता होगा एंट्री पोस्ट में। जैसे हमें 56,100 ग्रेड पे मिलता है, इसके अलावा हमें डियरनेस अलाउंस जो एप्लीकेबल होता है वो मिलता है, देन एचआरए मिलता होगा। आई थिंक मोर और लेस इतना ही मिलता होगा बीआरओ में भी। नहीं भाई, सैलरी हमारी थोड़ी ज़्यादा रहती है इस ओके मामले में। ओके, क्योंकि हमारी पोस्टिंग वैसी लोकेशन में रहती है, जैसे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में थी। हाँ तो नॉर्थ ईस्ट में कई सारे अलाउंसेस हैं, जैसे स्पेशल ड्यूटी अलाउंस है, तो आपका बेसिक पे का 10% तो यही हो जाता है आपका स्पेशल Okay. ड्यूटी अलाउंस। देन SCRLA स्पेशल रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, देन आपका हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, टफ लोकेशन अलाउंस, ये कई सारे अलाउंस इंक्लूड हो जाते हैं। तो सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा रहती है, मैंने अपने फ्रेंड से कंपेयर किया तो। और उसके बाद अभी रिसेंटली रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस एक आया है, जो कि आर्मी वालों को अभी तक मिल रहा था और हमें नहीं मिल रहा था सेम लोकेशन पे।
अच्छा। और जिसका अमाउंट भी काफी जाता है, 25,000 है ऑफिसर्स के लिए। तो अभी वो भी सैलरी में इंक्लूड हो गया है आउट ऑफ सडन, तो अभी सैलरी और अच्छी हो गई है हमारी। ओके। जिस लोकेशन पे होते हैं डिपेंड करता है। हाँ भाई, तो कई सारे अलाउंस मिलके सैलरी अच्छी हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको हायर सैलरी चाहिए एंड यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द सिटी लाइफस्टाइल एंड आपको थोड़ा आइसोलेटेड वाला लाइफस्टाइल चाहिए, तो डेफिनेटली कंसिडर ज्वाइनिंग BRES। सो शिवम भाई, आगे चलते हैं एंड थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है, एक्चुअल में ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जो आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो यहाँ पे आपके जॉब रोल्स कैसे होते हैं? प्लानिंग पोस्ट होते होंगे एंड फील्ड पोस्ट होते होंगे, तो फील्ड पोस्ट में आपके जॉब रोल्स किस तरह के होते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ओके भाई, जैसे कि नाम से हम देख रहे हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, तो बेसिकली ये डिपार्टमेंट हमारा बॉर्डर्स पे रोड बनाता है। रोड सारी कनेक्टिविटी देता है, आइदर थ्रू रोड्स और थ्रू टनल्स और थ्रू ब्रिजेस। सारा कनेक्टिविटी जो है बॉर्डर रोड से ही देता है आर्मी को बॉर्डर्स पे जाने के लिए। तो उसके लिए जो हमारा सिविल कैडर है वो फॉरवर्ड एरिया में रहता है, वो ग्राउंड पे अपना वर्क कराता है, कंस्ट्रक्शन कराता है सारा। और उसमें जो इक्विपमेंट व्हीकल यूज होते हैं उनका जो मेंटेनेंस होता है, रिपेयर होता है, वो मैकेनिकल टीम के पास होता है। ओके। तो दो तरह की यूनिट्स होती हैं। एक कंस्ट्रक्शन यूनिट, सिविल कंस्ट्रक्शन यूनिट होती है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड है तो एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा। सेकंड यूनिट मैकेनिकल से रिलेटेड वर्कशॉप्स होती हैं। तो वर्कशॉप्स में मैकेनिकल वालों की पोस्टिंग होती है और सिविल वालों की सिविल कंस्ट्रक्शन यूनिट पे पोस्टिंग होती है। ओके। तो हम लोग बैकवर्ड एरिया में ही, मैकेनिकल वाले बैकवर्ड एरिया में ही, क्योंकि हमें स्पेयर्स मंगाने होता है। अगर कोई भी इक्विपमेंट का कोई स्पेयर खराब हो गया, मान लीजिए ब्रेक शू घिस गया उसका, उसे मंगाना है, तो हम लोग बैकवर्ड एरिया में रहते हैं जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, हम कॉल कर पाए, बातचीत कर पाए और स्पेयर को टाइम से मंगा पाए। और मंगाने के बाद हम भेज देते हैं उसको फॉरवर्ड एरिया में जहाँ पे हमारे मैकेनिक डिप्लॉयड होते हैं और वो मैकेनिक उसको इंस्टॉलेशन करके ऑन रोड करते हैं व्हीकल को। ओके। वैसे ही सिविल का काम है, उनको टारगेट्स दिए जाते हैं कि आपको इतना कंस्ट्रक्शन करना है, इतने टाइम में, टाइम बाउंड आपके टारगेट्स होते हैं, तो वो उसको अचीव करने के लिए उसमें लगे रहते हैं। वाह, नाइस नाइस। ओके। तो शिवम भाई, इसमें प्रमोशंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रमोशंस का क्या स्कोप रहता है? आपके फर्स्ट पोस्टिंग के बाद आपको नेक्स्ट प्रमोशन जो मिलती है वो कितने दिन में मिल जाती है, एंड फर्दर आपको किस तरह के प्रमोशन स्कोप्स हैं यहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। भाई, ये 3 कैडर जैसे मैंने आपको बताया, सिविल, मैकेनिकल और एडम कैडर, तो ये तीनों पैरेलल में चलते रहते हैं, इनका इंटरमिक्सिंग नहीं होता है आपस में। तो सिविल इंजीनियर्स की जो प्रमोशन है, पहले तो फर्स्ट रैंक होती है AEE, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। देन उसके बाद XCN बनते हैं EE, 7 to 8 ईयर्स लग जाते हैं। बट जब 7 to 8 ईयर्स के बाद XCN बनते हैं तो काफ़ी अच्छी वो होती है पोस्टिंग। OC होते हैं वो यूनिट के, ऑफिसर कमांडिंग बोलते हैं। और वो ऑफिसर कमांडिंग मतलब बहुत पावरफुल है अपने आप में, क्योंकि वो यूनिट को हेड कर रहा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती हैं, अपना सारी चीज़ें वो खुद मैनेज करता है, फैमिली रखना, वो रखना, सब कुछ उसके हाथ में होता है। तो OC बनने के बाद जो है काफ़ी पावर्स भी बढ़ जाती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है, नो डाउट। और उसके साथ में आपके अंडर में ऑफिसर्स होते हैं, तो आपको लीव की भी दिक्कत नहीं होती, आप ऑफिसर्स को रोक के खुद लीव जा सकते हैं या फिर ऑफिसर्स के लिए भी लीव सैंक्शन कर सकते हैं, सारी अथॉरिटी आपके पास होती है। तो एक प्रमोशन ये हो गया। देन उसके बाद SC बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 15 to 16 ईयर्स लगते हैं सिविल में। सेम मैकेनिकल के लिए भी है, SC बनने के लिए इतना टाइम लग जाता है। 15 to 16 years from the joining या 15 to 16 years after? 15 years after promotion to EE। ओके ओके। हाँ भाई, तो ये थोड़ा सा आपका कॉन्स कह सकते हैं इसका डिपार्टमेंट का। बट मैंने देखा है कि बाकी डिपार्टमेंट्स में भी प्रमोशन का थोड़ा सा वही सीन है, मतलब जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं तो ऐसे ही मोर और लेस रहता है। और मैं तो कहूँगा मतलब एक प्रमोशन होता है, लेकिन जो अथॉरिटी बढ़ जाती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कि एक प्रमोशन में ही अथॉरिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। देन उसके बाद SC में प्रमोशन होने के बाद अथॉरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, कमांडर रैंक पे आ जाते हैं। तो और जो नीचे छोटी वाली यूनिट्स है उन सबको हेड करते हैं, उस टाइम पे भी आप यूनिट को हेड कर रहे होते हैं। कमांडर के बाद फिर चीफ इंजीनियर की रैंक है। तो मैंने मतलब BRO जैसा चीफ इंजीनियर देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने देखा और फील किया कि मतलब कितना स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है। पहले बाहर से तो लगता था कि BRO में जाना है, ऐसा ऐसा ठीक नहीं है टाइप ना। जैसे ही मैं इसमें डिपार्टमेंट में आया, मतलब मैंने देखा इसके पर्क्स और चीज़ों को, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे हमारा जो सिविल इंजीनियर होता है, चीफ इंजीनियर होता है, तो उसके लिए एक पायलट व्हीकल चलती है, ठीक है, उसको हटाने के लिए। तो मिलिट्री पुलिस आगे लगी रहती है, माइक वाइक लगा के प्रॉपर स्पीकर पे, जल्दी वो आगे हटाओ,
अनाउंसमेंट करते हुए कि चीफ इंजीनियर जा रहे हैं टाइप ना, और पीछे चीफ इंजीनियर राजा की तरह टाइप जाता है वाह बिल्कुल। वाह वाह। तो बाकी डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर आता जाता है, पता भी नहीं चलता। यस यस डेफिनेटली। तो ये भाई बहुत बहुत मतलब अथॉरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे आप डीजी हो किसी डिपार्टमेंट के, ऐसे रहता है। और 2-3-4 गाड़ियाँ लाइन से चलती रहती है। हाँ, अगर गाड़ियों की बात करूँ मैं इसी में एड ऑन, तो हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी अभी डेवलप कर रहा है इन सब चीज़ों में। हमारे पास अभी बेस्ट व्हीकल्स आ रही हैं, जैसे कि थार, महिंद्रा थार आ रही है, स्कॉर्पियो एन आई है अभी हमारे पास टॉप मॉडल 28-29 लाख की। तो वो सब हमें यूज़ करने को मिलती है। तो जैसा कि लोग बोलते थे बीआरओ अच्छा नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि मतलब बाकी डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में व्हीकल का आपका मूवमेंट और ये सब बहुत इजी रहता है। आपको कहीं जाना है तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है, अच्छे से व्हीकल यूज़ करना और छोटी छोटी चीज़ों के लिए। देन उसके बाद आपको समर वेकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही हिल स्टेशन पे रहते हैं। ये देख सकते हैं बगल में मेरे हीटर लगा हुआ है, अभी काफ़ी ठंड है यहाँ पर। वाह नाइस। मैं अभी हिल्स में ही हूँ। हाँ, तो ऑल टाइम आप अच्छी लोकेशन में रहते हैं, कभी गर्मी तो आप भूल ही जाएंगे यहाँ पे रह के, एसी क्या होता है ऐसे टाइप। बाकी उसके अलावा पोस्टिंग का अगर आप बोले तो मैं पोस्टिंग का बताऊँ कुछ। हाँ जरूर बताएं। हाँ, पोस्टिंग की लोकेशंस जैसा का लोगों को थोड़ा सा वो है कि पोस्टिंग अच्छी नहीं होती बीआरओ में। तो ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है आप किस कैडर में हैं और मतलब किस कैडर से हैं। जैसे सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, फिर एडम कैडर से हैं। ठीक, अभी मैं मैकेनिकल से हूँ और मेरी पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में थी, सेकेंड पोस्टिंग मनाली, जो कि ड्रीम पोस्टिंग होती है लोगों की, मनाली लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पे मैं था। एंड थर्ड पोस्टिंग भी मेरी बहुत अच्छी है यहाँ पे, नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, ये भी पोस्टिंग मेरी काफ़ी अच्छी है और जो कि घर के पास भी है। तो पोस्टिंग वाइज मैकेनिकल के लिए अच्छा रहता है। अभी मैं प्रमोट हो जाऊंगा, ऑफिसर कमांडिंग हो जाऊंगा, तो आइदर मैं यूनिट को हेड करूंगा, अदरवाइज मेरी पोस्टिंग प्लेन एरियाज में होगी, पठानकोट, तेजपुर, गुवाहाटी, चंडीगढ़, दिल्ली। ओके। सिर्फ यही पोस्टिंग होगी और ये सारी लोकेशंस बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी लोकेशन सारी। तो जो लोग सोचते हैं कि पोस्टिंग अच्छी नहीं होती, ऐसा नहीं है, मैकेनिकल में तो अच्छी पोस्टिंग होती है और ऑल्टरनेट चलती है, या चंडीगढ़ होगी, फिर पठानकोट हो जाएगी, गुवाहाटी हो जाएगी, और लोकेशन भी फिक्स रहती है। तो आप अगर प्लान करते हैं वहाँ पे रहने के लिए या वो करने के लिए, घर बनाने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि पोस्टिंग आपकी वहाँ पे होती रहेगी। ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया कहीं पे जाना है आपको, ठीक है। और मैं बात करूँ सिविल की, तो सिविल के लिए थोड़ा सा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, उनके अंडर में करीब 200 से 300 व्हीकल इक्विपमेंट्स होते हैं, है ना। फंड्स उनके पास 200, 300, 400 करोड़ होते हैं खर्च करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो उसी हिसाब से उनकी पोस्टिंग थोड़ा सा फॉरवर्ड एरिया में होती है। बट उनको कभी मतलब फॉरवर्ड एरिया में भी ऐसा फील नहीं होगा कि मतलब मैं कहाँ पे पढ़ा हूँ या पढ़ी हूँ, जो भी ऑफिसर है, क्योंकि वहाँ पे भी उनके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। ऑफिसर मेस है, आपको बंदे हैं दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से सारी चीज़ों के लिए। गवर्नमेंट कुक होता है, गवर्नमेंट पाइनियर्स होते हैं जो कि आपके केयर टेकिंग टाइप होते हैं। तो सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो उसकी तरफ से देखें तो आपको, अगर भले ही आप फॉरवर्ड एरिया में है, बट फिर भी आपको सारी फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। कुछ भी चाहिए, राशन हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिलता है, ठीक है। अगर मैं छुट्टी पे हूँ, 120 रुपीज़ पर डे राशन मुझे, अगर मैं छुट्टी पे हूँ तब भी वो रुपीज़ मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं छुट्टी पे हूँ तो खुद से करना है। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली आपको समझ लीजिए कि अडॉप्ट कर लिया है कि अब मैं तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, सब कुछ करूंगा और सैलरी दामाद बन के रह रहे हो। तो दामाद बना लिया बिल्कुल सरकार ने। तो कोई खर्चा होता नहीं है रिमोट लोकेशन में यहाँ पर। तो जब हम छुट्टी पे जाते हैं 1 महीने, अच्छे से एंजॉय करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, बाकी डिपार्टमेंट से हमारे पास छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, अप्रोक्सीमेटली 100 डेज होती हैं लीव। तो जो कि बहुत होती है मेरे हिसाब से, 3.5 महीने करीब हो गया, बहुत होता है। नहीं मिलता, तो इतना कहीं नहीं मिलता है। और मैकेनिकल के लिए तो वर्कलोड कम रहता है, तो आराम से मतलब छुट्टी मिल भी जाती है। मतलब लास्ट ईयर मैंने 4 मंथ्स की लीव ली थी, 120 डेज, 125 डेज। तो लोगों को बताता हूँ तो बोलते हैं कि मतलब ऐसी छुट्टी कैसे मिल जाती है इतनी ज़्यादा, बट मिल जाती है मैकेनिकल वालों को। सिविल वालों के लिए थोड़ा सा इशू रहता है, छुट्टी को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, बट मोर और लेस उनको भी 100 डेज तो मिल ही जाती है, 90 डेज एक साल में। भाई आप जैसे बता रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती कर दी दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद काफी सारे लोग हैं जिनकी बीआरओ फर्स्ट चॉइस होने वाली है। सो एक्चुअली आई वाज
थिंकिंग ऑफ डिस्कसिंग द कॉन्स, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्स ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कि लोग कहते हैं कि रिमोट एरिया में पोस्टिंग हो जाती है एंड कि फैसिलिटीज अच्छे नहीं मिलते, नेटवर्क अच्छी नहीं मिलती, कनेक्टिविटी नहीं मिलती। बट जिस हिसाब से फैसिलिटीज आप बता रहे हो, इस हिसाब से तो कहीं भी नहीं लग रहा है कि देयर इज एनी कॉन्स इन दिस सर्विस। डेफिनेटली भाई, मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ इसमें। अभी मेरी जहाँ पे पोस्टिंग है ये आर्मी लोकेशन है, आर्मी के यूनिट्स भी हैं यहाँ पर, एग्जैक्ट नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पे क्या है, आर्मी का थिएटर है, इंडोर थिएटर, और वहाँ पे न्यू मूवीज़ लगी रहती हैं। तो फ्राइडे अपना मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शो टाइप रहता है, और ऑफिसर्स के लिए रिजर्व रहता है। मतलब ऑफिसर्स डे जो होता है फ्राइडे होता है, और उसमें सारी फैसिलिटी, खाने पीने का सारे अरेंजमेंट रहते हैं, लिकर विकर सब रहता है। सही तो है क्योंकि डिफेंस का बेसिक कल्चर है लिकर प्रोवाइड करना, वो सब, तो आपको कहीं ऐसा थिएटर नहीं मिलेगा जहाँ पे लिकर प्रोवाइड कर रहे हो और आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रहे हो। तो काफ़ी राजा टाइप फीलिंग रहती है, और आपको कुछ पेमेंट भी नहीं करना है, ये सब गवर्नमेंट उस पे होता है, एक्सपेंडिचर पे। वाओ, सो इट्स अ ड्रीम जॉब हाँ काइंड भाई। ऑफ थिंग। आई मीन लोगों को पता नहीं होता, मुझे डेफिनेटली लगता भाई। है इसीलिए लोग बीआरओ को सबसे लास्ट ऑप्शन भरते हैं। बट मुझे लगता है जिनको मिलता है दे आर रियली लकी। डेफिनेटली भाई, आपके पास ऑप्शंस भी होते हैं। कभी हिल स्टेशन पे जाना है तो वहाँ भी जा सकते हैं, नीचे दिल्ली में पोस्टिंग कराना है, दिल्ली, चंडीगढ़, पुणे, वहाँ भी पोस्टिंग आती है, गुवाहाटी, पठानकोट। तो आपके पास ऑप्शंस भी होते हैं, तो आप कभी बोर नहीं फील होंगे, हिल स्टेशन पे भी जा सकते हैं, ऑप्शंस बहुत रहते हैं जी। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि मोर देन पर्क्स एंड फैसिलिटीज, अगर किसी को रोड्स वगैरह बनाने के लिए या फिर नेशन को सर्विस देने के लिए कुछ करना है, एग्जैक्टली। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बीआरओ इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहां पे इंजीनियर्स अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, एंड वो कंट्रीब्यूशन देने में उनको डेफिनेटली। कहीं पे भी हर्ट फील नहीं होगा। डेफिनेटली, आपने जो किताबों में पढ़ा है, बुक्स में पढ़ा हुआ है, वो आप ग्राउंड पे उसके एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप जब पढ़ रहे थे कि नहीं इसको ऐसे करें तो क्या होगा, वो आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें आपके हाथ में, आपकी अथॉरिटी होती है। नाइस। तो काफ़ी कुछ लोग चेंजेस करते हैं, ब्रिज के अलाइनमेंट्स, रोड का अलाइनमेंट कैसे होगा, रोड का स्लोप कैसा होगा, तो कई सारी चीज़ें होती हैं, एक्सपेरिमेंट करके बहुत अच्छा कर देते हैं लोग यहाँ पर। तो आप अगर एक्चुअल इंजीनियरिंग जॉब में आना चाहते हैं तो आप बीआरओ में आ सकते हैं, चाहे सिविल इंजीनियर हो चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हो। हम लोग के लिए भी सेम व्हीकल इक्विपमेंट के इंजन्स रिपेयर होना, छोटे छोटे पार्ट्स चेंज होना, सब कुछ वो प्योर मैकेनिकल जॉब रहती है इसमें। वेरी नाइस। एक्चुअली मैं अभी रिसेंटली लद्दाख गया हुआ था एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि हाउ गुड द रोड्स आर। आई मीन एवरीवेयर इट वाज द बीआरओ, एंड वो जो टैग लाइंस होते हैं ना जहाँ पे आपने लिख रखा है, that was really आफ्टर impressive. रिस्की ड्राइविंग रिस्की। Yeah, so it was really impressive कि how creative BRO is becoming, and जैसा मुझे लग रहा है कि the more government is becoming conscious about its border issues and all, so I think that आने वाले टाइम पे फ्यूचर में काम भी काफी ज्यादा है and scope भी I think it's quite huge in BRO. What do you say? डेफिनेटली भाई, हमारे पास फंड्स, अभी बजट बढ़ता ही जा रहा है हर साल, है ना। नए नए काम्स आ रहे हैं, टनल का भी काम आ रहा है अभी, और ब्रिजेस ये सब तो पहले से बना ही रहे हैं। कई सारी नई नई टनल, रोहतांग टनल का अगर आपने नाम सुना हो तो वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट है हमारी रोहतांग टनल, है ना। तो देख सकते हैं कई सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे बीआरओ डेवलप कर रहा है, और अभी ग्रोइंग स्टेज पे है। जैसे डिपार्टमेंट होता है कि मतलब स्टार्टिंग स्टेज, ग्रोइंग स्टेज, तो अभी मैं जैसा फील कर रहा हूँ बीआरओ ग्रोइंग स्टेज पे। आपको कहीं भी बीआरओ का हर चीज़ मिल जाएगा। आपका चाहे परेड हो, रिपब्लिक डे की परेड हो, चाहे फिर कहीं कुछ और हो, हर जगह बीआरओ का नाम जरूर रहता है। अभी अवार्ड्स भी मिलने लगे हैं, प्रेसिडेंट अवार्ड से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिफरेंट अवार्ड्स भी हैं जो रिकॉग्निशन दे रहा है बीआरओ को। तो डेफिनेटली अभी लोगों की जो सोच थी कि बीआरओ में लोकेशन अच्छी नहीं होती है या पर्क्स नहीं होते हैं, वो बिल्कुल गलत था। हुआ है, थोड़ा सा आपको पेन लेना पड़ेगा क्योंकि फोर्स है, तो आपके ऊपर सीनियर होंगे, वो आप पे कई सारी चीज़ें थोड़ा सा इम्प्लीकेट करते हैं चीज़ों को लेकर कि ये करना है, रिस्ट्रिक्शन रहती हैं काफ़ी। बट वही रिस्ट्रिक्शन आप नीचे भी जूनियर्स को भी वही सेम पास कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो वो रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं हमें कमांड करते टाइम। जैसे मैंने एक फ्रेंड से सुना कि वो बोल रहा था कि दिल्ली में उसकी पोस्टिंग है, तो कोई रहता नहीं है, ऑफिस का जो कल्चर है, टाइम से सब चले गए, वैसा कुछ हो गया। अगर किसी को बोला भी थोड़ी देर रुक जाने के लिए तो रुकते नहीं है ऐसे टाइप। बट यहाँ वैसा कल्चर नहीं है। अगर आपको रात में भी 10 बजे बोल दिया कि ऑफिस खुलना है, कुछ काम इमरजेंसी में होना है, तो डिफेंस फोर्स ऐसी होती है कि रात में हम लोग 10 बजे कंप्यूटर खोल के या फिर ऑफिस फाइल खोल के बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारा ऑफिस और जो एकोमोडेशन को लोकेटेड होता है,
तो हम हमेशा 24/7 काम के लिए रेडी रहते हैं। बिल्कुल। अब मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ एंड एवरी डिपार्टमेंट हैज गॉट इट्स ओन वे ऑफ लाइफ। तो आप वंस यू आर इन दिस डिपार्टमेंट तो शुरुआत में लगता होगा कि यार ये क्या, थोड़ा अच्छा कंफर्टेबल नहीं लगता होगा, बट देन एज यू गेट हैबिचुएटेड मुझे लगता है कि इट्स अ नॉर्मल थिंग। एंड मोर और लेस जब हम एज इंजीनियरिंग सर्विसेज कैडर में हम जब आते हैं ऑफिसर्स, तो एज फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी आर ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी 24/7। सो ठीक है, कहीं कहीं पे होता होगा कि हाँ वो टाइम से निकल जाते हैं, बट मेनी डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग माय डिपार्टमेंट वहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है फ्रेंड्स। सो अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना कि 24/7 यू आर ऑन ड्यूटी, रेडी रहना। आप कभी भी बुलाए जा सकते हो जब भी आपको काम आना है। सो नाइस टॉकिंग टू यू शिवम। काफी कुछ इंसाइट्स मिले बीआरओ के बारे में। बिल्कुल। एनी अदर थिंग यू वांट टू ऐड? मैंने शायद मैकेनिकल का प्रमोशन का नहीं बताया आपको। मैकेनिकल में प्रमोशन में थोड़ा इश्यूज हैं, जैसे कि एससी के बाद चीफ इंजीनियर हमारा एक ही होता है, तो अगर 6-7 ऑफिसर्स आते हैं एक बैच में तो सिर्फ एक ही चीफ इंजीनियर बनता है। तो मैकेनिकल में प्रमोशन के इशू हैं, बट कैडर रिव्यू होता रहता है। मे बी इन फ्यूचर चीफ इंजीनियर की वैकेंसी बढ़ जाए, एडीजी की वैकेंसी बढ़ जाए, बट अभी कोई एडीजी नहीं है। वो 3 एडीजी हैं, तीनों सिविल से हैं, और मैकेनिकल का कोई एडीजी नहीं है। तो थोड़ा सा ये हमारा कॉन्स बोल सकते हैं, या फिर कंपेयर करें बाकी डिपार्टमेंट्स तो मोर और लेस ठीक ही है। अथॉरिटीज हमारे पास रहती हैं उस रैंक पे भी। डेफिनेटली जैसे आपने बताया कि आपका इट्स अ ग्रोइंग डिपार्टमेंट, एंड जैसे जैसे काम बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा, तो डेफिनेटली देयर विल बी कैडर रिस्ट्रक्चरिंग, एंड वर्कलोड को ठीक से लगाने के लिए आपको पीपल तो चाहिए। तो ऑब्वियसली देयर इज अ हाई चांस कि देयर विल बी रिस्ट्रक्चरिंग, एंड मे बी इन नियर फ्यूचर चीफ इंजीनियर की पोस्ट भी बढ़ जाए। So not to worry about that guys. More important, जो प्रमोशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि जब वर्क स्टाइल, जो जहाँ पे आप काम करोगे वहां पे आपका फैसिलिटीज कैसा मिल रहा है एंड आपको अपॉर्चुनिटीज कैसा मिल रहा है, दिस शुड बी मोर इम्पोर्टेंट टू यू रादर देन गेटिंग प्रमोशन। यस, प्रमोशंस आर इम्पोर्टेंट, बट हाँ मेन प्रायोरिटी आपका काम होना चाहिए। So that way I think that VRO is an excellent department to join. Definitely भाई। So yeah. So very nice Shivam, काफी सारे insights मिले, and thanks for joining. Same here। I hope कि इस वीडियो के बाद people के perceptions change हो जाएंगे, and I think that BRO will be one of the top options for many of the officers. Definitely। So thank you for joining. Same here भाई, you're welcome। So that's it for today's video guys. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि दे ऑल्सो गेट टू नो अबाउट बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विसेज अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। दिस इनसाइट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द प्रिपरेशंस। एंड आपके अगर कुछ कमेंट्स हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड बी हैप्पी टू रिप्लाई टू दोस कमेंट्स। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आपके सब्सक्रिप्शंस मोटिवेट करते हैं मुझे इस तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। See you in the next video guys. तब तक के लिए bye bye.